लेबर है जो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं करती, स्विच नहीं करती जॉब के लिए, जॉब की तलाश के लिए। बहुत ज्यादा ऐसा होता है रूरल एरियाज के लोगों में होता है, गांवों में ऐसा होता है कि गांवों के लोग अपने परिवार के साथ इतने ज्यादा मिलजुल के रहते हैं, उनको वो बेरोजगार है, घर पे वेले रहते हैं, बट हिम्मत ही नहीं हो रही कि शहर जाके नौकरी ढूंढ लूं। हमारे देश की सरकार बहुत खर्चा कर रही है, रोड बना रही है, रेलवे, डैम, स्कूल, ब्रिजेस, हॉस्पिटल वगैरह वगैरह वगैरह, यानी देश में बहुत खर्चा कर रही है। अब देश में खर्चा कर रही है तो घूम फिर के वो पैसा किसमें आएगा, देश में आएगा। देश में पैसा कम लगाएगी यानी आम जनता के पास पैसा कम, आम जनता के पास पैसा कम, सीधी सी बात है, तो लोगों की परचेसिंग पावर कम, खरीदने की क्षमता कम, खरीदने की क्षमता कम यानी लोगों की डिमांड कम। दिस इज स्टेबिलिटी, एक्सेस डिमांड। ये थी धीरे धीरे जब लोगों की डिमांड कम होगी तो देश में क्या आ जाएगी, स्टेबिलिटी की सिचुएशन आ जाएगी। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप लोग एकदम मस्त होंगे। तो मैं हूँ तान्या मुंजाल। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आज एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं। चैप्टर देख लीजिए आपका कौन सा है। चैप्टर है आपका बच्चे प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड का चैप्टर है। जल्दी से देख लेते हैं आज की क्लास में हम कौन कौन से टॉपिक्स करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे कि भाई एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है। फुल एम्प्लॉयमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्मा कॉलेजी का 2 नंबर का आ जाता है। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आ जाता है 6 नंबर का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम। उसके बाद है फिस्कल पॉलिसीज और मॉनेटरी पॉलिसीज क्या होती है। फिस्कल पॉलिसीज बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। चलिए जी, शुरू करते हैं मेरे बच्चे। सबसे पहले समझते हैं एम्प्लॉयमेंट क्या होती है। व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट, बताइए भाई एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है। एम्प्लॉयमेंट का मतलब मेरे बच्चे ये है कि ऐसे लोग जो काम करना चाहते हैं, उनको काम आता भी है और वो काम कर भी रहे, यानी वो क्या है, यानी उनके पास काम धंधा भी है, उसको हम क्या कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट का मतलब है ऐसे लोग जो काम करना चाहते हैं, यानी विलिंग टू डू वर्क, करना चाहते हैं, एबल टू डू वर्क, आता भी है काम, एट एग्जिस्टिंग वेज रेट, यानी जो भी वेज रेट चल रही है मार्केट में उस पर वो काम करने के लिए तैयार है, काम करने के लिए तैयार भी है ना। एंड आर वर्किंग, यानी वो काम कर भी रहे हैं, वो क्या होती है, एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, ऐसे लोग जो विलिंग है, काम करना चाहते हैं, एबल है, काम आता भी है उन्हें, एंड आर गेटिंग वर्क, यानी उनको काम मिल भी रहे, यानी काम कर भी रहे, एट एग्जिस्टिंग वेज रेट, जो भी मार्केट में वेज रेट चल रही है उस पर वो काम कर भी रहे। ठीक है, नेक्स्ट होता है मेरे बच्चे अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेरोजगारी। आपने सुना ही होगा, बेरोजगारी का मतलब है ऐसे लोग काम तो करना चाहते हैं, काम आता भी है, बट द प्रॉब्लम इज काम मिल नहीं रहा। किसी भी वेज रेट पे तैयार है काम करने के लिए, द प्रॉब्लम इज दे आर नॉट गेटिंग वर्क, उनको काम मिल नहीं रहा। वो क्या होती है मेरे बच्चे, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन, यानी हु आर विलिंग टू वर्क, काम करना चाहते हैं, एबल टू वर्क, काम आता भी है, बट नॉट गेटिंग वर्क, बट उनको काम मिल नहीं रहा एट एग्जिस्टिंग वेज रेट, जो भी मार्केट में वेज रेट चल रही है उस पर उनको काम मिल नहीं रहा है, उसको हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है मेरे बच्चे फुल एम्प्लॉयमेंट क्या आता है, इसको स्टार्मा कॉलेजी फॉर, बहुत इंपॉर्टेंट है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, देखिए नाम से पता चल रहा है फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी फुली लोग एम्प्लॉयड है, यानी देश में सारे लोग एम्प्लॉयड है, यही समझ आ रही है ना। फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब, फुल मतलब कंप्लीट, एम्प्लॉयमेंट मतलब देश में सब लोग एम्प्लॉयड है, यानी सब लोगों के पास काम है, यही बोल रहे हैं, यानी दे आर विलिंग टू डू वर्क, काम, देखो दोज पर्सन हु आर विलिंग टू डू वर्क, यानी काम करना चाहते हैं, एबल टू वर्क, काम आता भी है, एंड आर गेटिंग वर्क, उनको काम मिल भी रहा है एट एग्जिस्टिंग वेज, यही मानते हो आप। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या समझ रहे हो, फुली एम्प्लॉयड है, यानी कंप्लीटली देश में सब लोगों के पास काम है, यही मान, बट ऐसा नहीं है। देयर इज, हमेशा याद रखना, हमेशा इसका मतलब ये नहीं है कि देश में जीरो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है, याद रखना, बट इट डज नॉट मीन that there is a situation of zero unemployment in the economy। जीरो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि कोई भी बेरोजगार नहीं, ऐसा नहीं है इसका मतलब, क्योंकि मिनिमम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट तो देश में रहती है, एक मिनिमम, जैसे कि किस वजह से रहती है, जैसे मान लो मैं आज नौकरी कर रहा हूँ बट मुझे वो नौकरी पसंद नहीं आ रही, तो मैंने वो नौकरी छोड़ दी और मैं एक नई जॉब ढूंढ रहा हूँ, नई नौकरी ढूंढ रहा हूँ, तो ठीक है, मान लो मुझे 1 महीना लग गया ढूंढने में, 2 महीना लग गया, तो जितने पीरियड के लिए तो मैं क्या हूँ, बेरोजगार हूँ, मुझे काम नहीं है, मेरे पास काम नहीं है, मैं आज काम कर रहा हूं लेकिन मेरे को पसंद नहीं आई नौकरी, किसी भी रीजन से पैसा अच्छा नहीं दे रहे, मैंने इस नौकरी पे लात मार दी, मतलब छोड़ दी, और मैं नई नौकरी ढूंढ रही हूँ। अब नई नौकरी ढूंढ रही, जब तक मुझे नहीं मिलती मैं क्या हूं, बेरोजगार।
याद रखिए, देयर इज ऑलवेज अ मिनिमम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, हमेशा एक मिनिमम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो देश में रहती ही रहती है, किसी भी रीजन से रहती है। जैसे कि मान लो टेक्नोलॉजी चेंज होगी, मैं लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज कर रही थी, मतलब लेबर का इस्तेमाल किया जाता था, मतलब मुझे हाथ से काम करना आता था, मुझे मशीनें चलाना नहीं आता था। अब टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, एडवांसमेंट आ गई, मशीनों का इस्तेमाल होने लगे, इसलिए मुझे निकाल दिया गया। ठीक है, तो मैं बेरोजगार हूं जब तक मैं उस टेक्नोलॉजी को अडेप्ट नहीं करूंगा, सीखूंगा, मशीन चलाना सीख रहा हूँ, ट्रेनिंग वगैरह ले रहा हूँ। ठीक है, फिर ही एक नई जाके नौकरी मिलेगी मुझे। ठीक है, तो मतलब एक मिनिमम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट तो देश में रहती ही रहती है। तो यही है मेरे बच्चे फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब अभी पहले स्टार्टिंग में यही लिखेगा, ऐसे लोग जो काम करना चाहते हैं, उनको काम आता है और वो काम कर भी रहे एट एग्जिस्टिंग वेज रेट। बट इसका मतलब यही नहीं कि देश में जीरो अनएम्प्लॉयमेंट है, कि कोई भी बेरोजगार नहीं है। मतलब अगर देश में 142 करोड़ के आसपास जनसंख्या है तो 142 करोड़ पीपल जो है वर्क करे, ऐसा नहीं होता। बिकॉज देयर इज ऑलवेज मिनिमम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो हमेशा रहती ही रहती है देश में, जिसको मैं बोलती हूँ नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। इसको क्या बोला जाता है? नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट जो रहती ही रहती है देश में। किस वजह से रहती है, जो हम आगे भी अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे बच्चे वॉलंटरी और इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। क्या होता है बेटा? वॉलंटरी का मतलब क्या होता है और इनवॉलंटरी का मतलब क्या होता है, ध्यान समझिए। वॉलंटरी का मतलब है जानबूझकर, जो भी होती है स्पेलिंग इसके, जानबूझकर, यानी ऐसी बेरोजगारी जो जानबूझकर हो, मैं जानबूझ के काम नहीं कर रही। यानी ध्यान समझिए, मुझे काम मिल रहा है, मुझे काम आता भी है, बट मैं जानबूझ के काम नहीं करना चाहती। मान लो किसी भी रीजन से कि मुझे वो तनख्वाह अच्छी नहीं लग रही, मुझे लग रहा है यार आई डिजर्व मच बेटर, ये तो क्या चिल्लर दे रहे हो तो मुझे सैलरी, मैं काम कर नहीं रही, जानबूझ के नहीं कर रही, जानबूझ के बेरोजगार हूं। इसको कहते हैं वॉलंटरी, मतलब जानबूझकर मैं बेरोजगार हूं। यानी ऐसे लोग who are able to do work, यानी वो उनको काम आता है, एबल मतलब काम आता है, वो काम कर सकते हैं। ठीक है, एंड आर गेटिंग, वो काम मिल भी रहा है उनको, नौकरी मिल भी रहा है, बट आर नॉट विलिंग टू डू वर्क, बट काम करना नहीं चाहते उस एग्जिस्टिंग वेज रेट पे। जो वेज रेट वो मुझे दे रहे हैं, मैं उस वेज रेट पे काम नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे लग रहा है यार क्या तुम मुझे चिल्लर दे रहे हो, आई डिजर्व मच बेटर, इसलिए मैं जानबूझ के ठुकरा रहा, जानबूझ के काम नहीं कर रहा। नेक्स्ट है मेरे बच्चे इनवॉलंटरी का मतलब, वॉलंटरी मतलब जानबूझकर, है ना। वॉलंटरी का मतलब क्या होता है? जानबूझकर। इनवॉलंटरी मतलब जानबूझकर नहीं, यानी ऐसी सिचुएशन जिसमें एक इंसान बेरोजगार है लेकिन वो जानबूझकर बेरोजगार नहीं है, मजबूरन, यानी वो काम करना चाहता है, काम आता है, तो जो तुम तनख्वाह दो वो दे दो, काम करने के लिए तैयार हूं मैं, बट द प्रॉब्लम इज आई एम नॉट गेटिंग वर्क, मैं जानबूझ के बेरोजगार नहीं, मुझे काम मिल नहीं रहा है। जो कोरोना के टाइम पे भी हुआ था, लोग काम करना चाहते थे, काम आता भी था, बट लोगों के हाथों में नौकरियां नहीं थी, काम मिल नहीं रहा था लोगों को, वो वाली सिचुएशन है। सो ऐसी सिचुएशन है जब लोग काम करना चाहते हैं, काम आता भी है, उस जो भी एग्जिस्टिंग वेज रेट चल रही है मार्केट में, उस वेज रेट पे काम करने के लिए तैयार है, बट द प्रॉब्लम इज दे आर नॉट गेटिंग वर्क, उनको काम मिल नहीं रहा। नेक्स्ट है मेरे बच्चे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या होता है? इसके बहुत सारे कारण है। सबसे पहले इमोबिलिटी ऑफ लेबर, बहुत सारी लेबर है जो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं करती, स्विच नहीं करती जॉब के लिए, जॉब की तलाश के लिए। बहुत ज्यादा ऐसा होता है रूरल एरियाज के लोगों में होता है, गांवों में ऐसा होता है कि गांवों के लोग अपने परिवार के साथ इतने ज्यादा मिलजुल के रहते हैं, उनको वो बेरोजगार है, घर पे वेले बैठे, बट हिम्मत ही नहीं हो रही कि शहर जाके नौकरी ढूंढ लूं, वो एक समझ लो। तो इस चक्कर में वो क्या रह जाते हैं, बेरोजगार की। बहुत सारी लेबर जो जगह एक जगह से दूसरी जगह जाती ही नहीं है, शिफ्ट ही नहीं करती नौकरी की तलाश में, और इस चक्कर में बेरोजगार रह जाती है। शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, अब रॉ मटेरियल ही नहीं है, मान लो फैक्ट्री है, फैक्ट्री में रॉ मटेरियल नहीं है, तो उसने क्या कर दिया, निकाल दिया वर्कर्स को, भाई रॉ मटेरियल नहीं है तो फैक्ट्री में क्या प्रोडक्शन होगी, प्रोडक्शन तो हो ही नहीं रही, क्या बिना बात की उनकी दिहाड़ियां वगैरह दूंगी, वेजेस वगैरह दूंगी, तो निकाल दिया। इस चक्कर में बहुत लोग क्या हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। बहुत सारे लोग, जैसे कि रॉ मटेरियल की कमी है ही नहीं, रॉ मटेरियल की शॉर्टेज है, तो इस चक्कर में बहुत सारे लेबर को निकाल दिया गया और इस चक्कर में वो बेरोजगार हो गए। ठीक है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हमारे देश में सरकार बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज निकालती है, बट बहुत ज्यादा ऐसा होता है स्पेशली गरीब लोगों को पता ही नहीं चलता कि सरकार ने अच्छा मेरे लिए ये किया है, सरकार ये मुझे नौकरी दे रहे, बट उनको पता नहीं, और इस चक्कर में वो क्या रह जाते हैं, उस नौकरी से वंचित रह जाते, मतलब उनको वो उस अपॉर्चुनिटी का वो फायदा ही नहीं उठा पाते। ठीक है, शॉर्टेज ऑफ पावर, पावर का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। कई बार ऐसा होता है कि बिजली की कमी है, मान लो फैक्ट्री थी मेरी, बिजली ही नहीं आ रही, मशीनें ही नहीं चल रही, इस चक्कर में क्या करूं, लेबर को बुला के क्या करेंगे, तो इस चक्कर में लेबर को निकाल दिया जाता है, और इस चक्कर में बहुत सारी लेबर क्या हो जाती है, बेरोजगार हो जाती है। वियर एंड टियर ऑफ मशीनरी, यानी मशीनें खराब होगी, अब मशीनें ही खराब होगी तो लेबर का क्या करूंगी, लेबर मशीनों को चलाने के लिए वी नीड लेबर ना, अब मशीनें ही नहीं चल रही तो क्या करूंगी लेबर का, तो बहुत सारा ऐसा होता है लेबर को निकाल दिया जाता है और इस चक्कर में बेरोजगार हो जाते हैं।
नेक्स्ट, टेंडेंसी ऑफ द वर्कर्स टू मूव फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। बहुत बार ऐसा होता है कि एक वर्कर एक जॉब से दूसरी जॉब पे शिफ्ट करना चाह रहा होता है, तो इस चक्कर में वो पहली नौकरी पे जो जिस नौकरी पे वो काम कर रहा है तो उसको छोड़ देता है। ठीक है, अब दूसरी नौकरी को मान लो 2 महीने का समय पड़ा है या 1 महीने बाद उसकी ज्वाइनिंग है, तो उस पीरियड में वो क्या रह जाता है, बेरोजगार रह जाता है। समझ, लेट्स से मैं आज काम कर रही हूँ, ठीक है, मैंने एक नई नौकरी मुझे ढूंढनी है, मतलब या मैं नई नौकरी मान लो मुझे मिल गई है किसी भी रीजन से, मुझे पसंद नहीं है नौकरी, पैसा कम दे रही है, जो भी, मैंने इस नौकरी पे लात मार दी, छोड़ दी। अब 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद ज्वाइनिंग है दूसरी नौकरी में, तो वो 2 महीने का टाइम या 1 महीने का टाइम वो क्या हूं, मैं बेरोजगार हूं, मेरे पास कोई काम धंधा नहीं। नेक्स्ट है सर्च ऑफ रेम्यूनरेटिव का मतलब होता है प्रॉफिटेबल जॉब, अच्छी सैलरी वाली जॉब। बहुत बार ऐसा होता है, मान लो मैं आज जॉब कर रही हूँ बट वो मुझे अच्छा पैसा नहीं दे रही, तो मैंने जॉब छोड़ दी। अब जॉब छोड़ दिया, मैं नौकरी ढूंढ रही हूँ, अब नौकरी ढूंढ रही, नौकरी ढूंढने में 2 महीने लग गए, 6 महीने लग गए, साल लग गया, 3 महीने लगा, 1 महीना लगा, जितना भी टाइम लगा, जब तक मुझे नई नौकरी नहीं मिलती तब तक के लिए मैं क्या रह जाती हूँ, बेरोजगार रह जाती हूँ। तो ये सब पॉइंट्स है इसके। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे बच्चे, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि किस रीजन से एक इंसान बेरोजगार रह जाता है। सबसे पहले शॉर्टेज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कैसे, जैसे कि कैपिटल की कमी है, लैंड की कमी है। मान लो मेरी फैक्ट्री है, अब फैक्ट्री में मेरे पैसा ही नहीं है कि मैं फैक्ट्री में इन्वेस्ट कर सकूं, मशीनें खरीद सकूं, रॉ मटेरियल वगैरह में इन्वेस्ट कर सकूं, मेरे पास पैसा ही नहीं है। अब पैसा ही नहीं है तो इस चक्कर में क्या करती हूँ, पैसे की कमी है, पैसे की कमी है तो बहुत सारी लेबरों को निकाल दिया जाता है, और पैसा ही नहीं है, उनकी दिहाड़ियां कैसे भरूंगी या जो भी कैसे भरूंगी, समझ रहे? तो पैसा ही नहीं है, मतलब मेरे पास फैक्ट्री में कैपिटल की कमी है कि मशीनें इसलिए कम खरीद पा रही, रॉ मटेरियल कम खरीद पा रही हूँ, लेबर का खर्चा कम उठा पा रही हूँ, इस चक्कर में बहुत सारी लेबरों को निकाल दिया जाता है और वो क्या रह जाती है, बेरोजगार रह जाती है। नेक्स्ट, लैंड की कमी होने का मतलब क्या है, लेट्स से मैंने ये फैक्ट्री जो है, बिल्डिंग जो है वो रेंट पे ली हुई थी, ठीक है, मैंने रेंट पे ली हुई थी, और जो इस मालिक ने मुझे निकाल दिया, उसने कहा कि आप नहीं और कोई और बिल्डिंग देख लो, ठीक है, तो अब मैं कोई और इसने, अब ये मेरी फैक्ट्री थी, अच्छी खासी चल रही थी, अब मुझे निकाल दिया एकदम से, शॉर्ट नोटिस पे बोल दिया गया कि 2 दिन के बाद खाली कर दो मेरी बिल्डिंग, ठीक है। अब मेरी बिल्डिंग, अब फैक्ट्री गई मेरे हाथों, अब मैं नई फैक्ट्री ढूंढ रही हूँ, मतलब एक नई बिल्डिंग ढूंढ रही हूँ जहां पे मैं अपनी फैक्ट्री तो खोल सकूं, और उस मान लो उस बिल्डिंग को ढूंढने में मुझे महीना लग गया, 2 महीना लग गया, 6 महीने लग गए, या 15 दिन लगे, 20 दिन लगे, जितना भी टाइम लगा, ठीक है, जितना भी टाइम लगा, मैं ढूंढ रही हूँ, और मेरे पास वो जगह नहीं है जहां पे मैं फैक्ट्री खोलूं, मैं क्या लेबरों को बुलाऊंगी, तो लेबर को उतने दिनों की छुट्टी दे दे कि भाई अभी बता दूंगी कितने टाइम में दोबारा से फैक्ट्री खुलेगी, तो उतने पीरियड के लिए जो लेबर है वो क्या रह जाती है, बेरोजगार रह जाती है। नेक्स्ट, when the laborers are trained in old and decaying industries and are ill-equipped for new emerging industries। बहुत बार ऐसा होता है कि जो लेबर है वो पुरानी टेक्नोलॉजी में ट्रेंड होती है, उनको नई नई मशीनें चलाना नहीं आता, वो हाथ से काम करना ज्यादा जानते हैं, वो पुरानी टेक्नोलॉजी पे अडॉप्टेड है, तो इस चक्कर में क्या होता है कि अब उनको नई टेक्नोलॉजी तो आती नहीं, नई नई मशीनें चलाना नहीं आता, कैसे ऑपरेट करना है, तो वो तो पुरानी सोच के हैं, पुरानी टेक्नोलॉजी, हाथ से काम करना आता है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि लेबरों को बाहर निकाल दिया जाता है, और नई लेबर, मतलब एक तरह से उनको निकाल दिया जाता है क्योंकि वो उनको आता ही नहीं काम, अब नई टेक्नोलॉजी आ गई, मशीनें वगैरह आ गई है ना, इस चक्कर में क्या होता है कि उनको निकाल दिया जाता है, तो बेचारे क्या रह जाते हैं, बेरोजगार रह जाते हैं। Am I clear? यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट है when there is change in production technique या फिर टेक्नोलॉजी। बहुत बार ऐसा होता है कि पहले की बात करूँ तो पहले लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज होती थी, आजकल क्या कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, मशीनों का यूज किया जा रहा है प्रोडक्शन। पहले लेबर का इस्तेमाल किया जाता है प्रोडक्शन करते वक्त, तो बहुत सारी लेबर को अपॉइंट किया जाता था, देश में बहुत ज्यादा इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होती थी। लेकिन अब क्या है, हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट हो गए, यानी मशीनों का यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन को करते वक्त। अब आपको पता है मशीनों के चक्कर में अब लेबर की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम होगी, क्योंकि मशीन से हम बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर पाते, बस उतनी ही लेबर चाहिए होती है जो मशीनों को ऑपरेट कर सके, और इस चक्कर में बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाते हैं, बहुत सारी लेबर जो है बेरोजगार हो जाती है। फर्क है इसमें और इसमें ये कह रहा है कि जो लेबर है वो आजकल बहुत बार देखा जाता है कि वो पुरानी टेक्नोलॉजी में है, ठीक है, वो पुरानी तरीके की मशीनें चलाना आती है उनको, नई टेक्नोलॉजी की मशीनें उनको चलाना नहीं आती, और इस चक्कर में उनको निकाल दिया जाता है। दूसरा कह रहे हैं कि अब तो टेक्नोलॉजी चेंज होगी, पहले लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी थी, अब किस पे आ गए हम, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। पहले लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी पे थे, अब किस पे आ गए, कैपिटल इंटेंसिव, यानी मशीनों पे स्विच हो गए, मशीनों से प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो लेबर की रिक्वायरमेंट अब कम, जरूरत ही कम लगती है, इस चक्कर में बहुत सारी लेबर को क्या किया जाता है, मेरे बच्चे, बाहर निकाल दिया जाता है और बेरोजगारी हो जाती है। नेक्स्ट है मेरे बच्चे नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये मैंने आपको अभी भी बताया, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है एक मिनिमम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो हमेशा हमेशा देश में रहती है, याद रखिएगा। और क्या कारण है वो रहने का, तो सबसे पहला है
टाइम रिक्वायर्ड इन शिफ्टिंग फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे एक जॉब से दूसरी जॉब में स्विच करना है। मान लो लेट्स से एग्जांपल लेती हूँ, मैं आज एक नौकरी कर रही थी बट मुझे वो नौकरी पसंद नहीं आ रही थी, तो ये नौकरी पे मैंने लात मार दी, नौकरी छोड़ दी। ठीक है, अब मैंने एक नई नौकरी तो ढूंढ ली है बट उसकी ज्वाइनिंग मेरी 2 महीने के बाद है, तो 2 महीने तक जब तक मेरी ज्वाइनिंग नहीं होती है वहां पे, तब तक के लिए क्या हूं मैं, बेरोजगार हूं। सो मिनिमम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो देश में रहती ही रहती है, आपको पता ही है। नेक्स्ट है टाइम रिक्वायर्ड इन एडजस्टिंग टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट ये है, देखो बहुत बार ऐसा होता है कि जो लेबर होती है वो पुरानी टेक्नोलॉजी पे होती है, उनको आता नहीं है, उनको हाथ से बनाना आता है, हाथों की कलाकारी आती है, उनको पता नहीं टेक्नोलॉजी के बारे में, मशीनों के बारे में, कैसे उनको ऑपरेट करना है मशीनों को, और इस चक्कर में बहुत बार ऐसा होता है कि लेबरों को निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो वो जब तक क्या लेते हैं, ट्रेनिंग वगैरह लेते हैं, सीखते हैं, मशीनों के बारे में जानते हैं, उनको ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है, और उसके बाद ही वो एक कहीं दूसरी जगह जाके नौकरी ढूंढ पाते हैं। तो उस टाइम तक के लिए जब तक उनको निकाल दिया गया है और जब तक वो ट्रेनिंग सेशन खत्म नहीं होता और जब तक उनको एक नई नौकरी नहीं मिलती, तब तक के लिए क्या रह जाते हैं, बेरोजगार। ये बैंक्स में बहुत हुआ था, अगर आपको याद हो, पहले क्या होता था, सारे काम हाथों से होते थे, और फिर बैंक्स में एकदम से कंप्यूटर का जमाना आ गया। ठीक है, बहुत बार बहुत देखा गया कि बहुत लोग अडॉप्ट ही नहीं कर पाए कंप्यूटर को, वो चलाना ही नहीं सीख पाए, तो बहुत सारे लोगों को निकाल दिया गया था, बहुत सारे वर्कर्स को, बहुत सारे एम्प्लॉयज को निकाल दिया गया था, क्योंकि वो न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट ही नहीं कर पाए थे, वो कंप्यूटर चलाना सीख ही नहीं पाए थे, क्योंकि पुरानी सोच थी यार नहीं आता, सब कुछ हाथ से करना सीखा है, खाते बनाना वगैरह वगैरह, तो वो नहीं सीख पाए, वो कंप्यूटर को चलाना नहीं सीख पाए, तो बहुत सारे लोगों को निकाल दिया गया था। ठीक है, उन्होंने भी ट्रेनिंग वगैरह उनको मिली वगैरह वगैरह, जब तक उन्होंने ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट किया, 2 महीने 6 महीने या जो भी उनको टाइम मिला, उसके बाद दोबारा से उन्होंने कहीं रीज्वाइनिंग करी, कहीं और जाके नौकरी ढूंढी, तब तक के पीरियड के लिए वो क्या है, बेरोजगार। समझ पा रहे हो ये सब चीजें? ठीक है, चलिए जी आगे क्या मेरे बच्चे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका एक एक्सेस डिमांड क्या होता है और डिफिशिट डिमांड क्या होता है। एक्सेस डिमांड के बहुत सारे नेम है, पेपर में किसी भी नाम से आ जाए तो कंफ्यूज मत होना। एक्सेस डिमांड को इन्फ्लेशनरी गैप, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट, या फिर इनको बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट, इक्विलिब्रियम लेवल बोला जाता है, तो ये सारे नेम आपको याद होना चाहिए। अब देखिए एक्सेस डिमांड होता क्या, एक्सेस डिमांड नाम से पता चलता। अब एक चीज बताइए, हमें पता है, अगर आपने लास्ट चैप्टर पढ़ा होगा, हमें पता है हमारी इकोनॉमी कब इक्विलिब्रियम में होगी, जब एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई होगा, व्हेन एडी इज इक्वल टू एएस। एक्सेस डिमांड का मतलब है कि देश में डिमांड ज्यादा है, देश में डिमांड ज्यादा है कंपेयर टू सप्लाई। बहुत लोग डिमांड कर रहे हैं लेकिन देश में सप्लाई जो है कम है, डिमांड लोग पागलों की तरह खरीद रहे हैं, सप्लाई कम है, उसको हम कहते हैं एक्सेस डिमांड की सिचुएशन। लेकिन एक assumption ये है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, अगर आपने ये लाइन नहीं लिखी इसमें तो आपका पक्का 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 नंबर कटेंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी का मतलब है कि माना जा रहा है कि देश में फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है, यानी ऐसे लोग जो काम करना चाहते हैं, जिनको काम आता है, वो काम कर भी रहे। ठीक है, ये माना जा रहा है, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है, मतलब अब देश में और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं बढ़ेगी, यानी देश में कोई एक्सेस कैपेसिटी ही नहीं है, देश में जितने लोग काम करना चाहते हैं उन लोगों के पास काम है। ठीक है, ये माना जा रहा है, और देश में एक्सेस कैपेसिटी नहीं है, यानी और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देश में नहीं बढ़ेगी, ये माना जा रहा है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। इसको एक डायग्राम से समझते हैं, ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है आपके लिए। ठीक है, ध्यान समझना मेरे बच्चे, वाई एक्सिस ओरिजिन, एक्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे आपका एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, यहाँ पे आपका आता है इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, जीडीपी, ये सारी चीजें दूसरे से रिलेटेड है। देखो सीधी सी बात है, जितने ज्यादा देश में प्रोडक्शन आउटपुट होगा उतने ज्यादा लोगों के पास काम होगा, जितने ज्यादा लोगों के पास काम होगा उतना ज्यादा देश में पैसा होगा, जितना ज्यादा देश में प्रोडक्शन होगी उतना ही ज्यादा देश का जीडीपी होगा। तो चारों एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। अब ध्यान समझिए, हमें पता है एग्रीगेट सप्लाई वैसे कैसे बनती है आपकी, एएस क्या कैसे बनती है, ये आपको पता है, ये वाई होता है और यही हमारा एएस होता है, जनरली ये पता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो एएस है ना, बढ़ते 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 कांस्टेंट हो जाती है, यानी बढ़ना बंद हो जाती है, बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है, और एक टाइम के बाद जो आपकी एएस है यानी y इक्वल टू एस, ये कांस्टेंट हो जाती है। क्यों कांस्टेंट हो जाती है, क्योंकि हमने माना है कि देश में फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है, यानी देश में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं बढ़ेंगे, ऑलरेडी जितने लोग काम करना चाहते हैं उनके पास काम है, एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगी। अब एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगी मतलब सीधी सी बात है, अगर देश में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं बढ़ रही मतलब देश में प्रोडक्शन नहीं बढ़ रही, और देश में अगर प्रोडक्शन नहीं बढ़ रही मतलब सप्लाई नहीं बढ़ रही, और सप्लाई नहीं बढ़ रही मतलब एग्रीगेट सप्लाई जो है हमारे देश में नहीं बढ़ रही है। तो बढ़ते 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 एक टाइम के बाद वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है, यानी देश में एक्सेस कैपेसिटी नहीं है, एक्सेस कैपेसिटी नहीं है मतलब देश में प्रोडक्शन नहीं हो सकती, देश में और प्रोडक्शन नहीं बढ़ने का मतलब है कि देश में और सप्लाई नहीं हो सकती, इसलिए सप्लाई जो है वो आपकी क्या हो जाती है, एक टाइम के बाद कांस्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट है मेरे बच्चे एग्रीगेट डिमांड कैसे बनती है, हमें पता है ये आपकी एग्रीगेट डिमांड है। ठीक है, अगर इसको हम सीधा सीधा बना लेना है, ये ठीक है, ये सीधी इसके बना लेना, ये ऐसे। ठीक है, ये एग्रीगेट डिमांड है।
ठीक है, ये आपका जो पॉइंट है वो क्या है, आपका इक्विलिब्रियम का पॉइंट है और ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट है आपका, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल बोलो, इक्विलिब्रियम पॉइंट है आपका, क्योंकि यहाँ पे देश में फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है, ठीक है जी। और ये क्या है आपका जो ओवा है, ओवा इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट ऑफ जीडीपी, यानी इस देश में इतनी प्रोडक्शन हो रही है, देश में इतना पैसा जनरेट हो रहा है, देश में इतनी प्रोडक्शन हो रही है, देश में इतने लोगों के पास काम है, देश में इतना पैसा जनरेट हो रहा है, देश का जीडीपी भी इतना है, ठीक है। अब हमने क्या बात करी, देश में क्या है, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन, एक्सेस डिमांड है तो एक्सेस डिमांड को बढ़ा दीजिए, देश में एक्सेस डिमांड, ठीक है, डिमांड बढ़ रही है, ठीक है, देश में क्या है, एक्सेस डिमांड। अब न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है, ये आपका एडी, ये आपका एएस, तो ये क्या आपका बेटा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट है, E1 इज द न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। अगर आप देख पा रहे हो इनकम में, आउटपुट में, एम्प्लॉयमेंट में, जीडीपी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, डिमांड ज्यादा है, यानी अगर आप देख रहे हो डिमांड ज्यादा है, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, लेकिन फिर भी आप देख पा रहे हो ना ही देश में प्रोडक्शन बढ़ रही है, क्योंकि देखो फुल एम्प्लॉयमेंट है ना, अगर एम्प्लॉयमेंट और बढ़ ही नहीं सकती तो देश में प्रोडक्शन बढ़ ही नहीं सकती, उतनी ही देश में प्रोडक्शन है, उतना ही देश में इनकम जनरेट, इतने ही लोगों के पास काम है, इतना ही लोगों के पास पैसा और इतना ही जीडीपी, कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। ये किस चीज की सिचुएशन है, ये आपका ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट या लेवल, कुछ मर्जी, क्योंकि फुल से ऊपर है ना, ओवर है, जिसको मैं क्या बोल दी थी, ओवर बोल दो या बियॉन्ड बोल दो, बियॉन्ड भी बोला जाता है इसको, ऊपर है ना, बियॉन्ड बोल दो, ओवर बोल दो, कुछ भी, ठीक है। अब आप इन दोनों का अगर डिफरेंस की बात करें, हमें पता है देश में डिमांड ज्यादा है, लेकिन सप्लाई तो बढ़ ही नहीं सकती, क्यों नहीं बढ़ सकती, फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है, प्रोडक्शन नहीं बढ़ रही है, आप खुद ही देख पा रहे हो, प्रोडक्शन पहले भी इतनी थी, इतनी है, एम्प्लॉयमेंट पहले भी इतनी थी, इतनी है, पैसा देश में पहले भी इतना था, इतना है, देश का जीडीपी पहले भी इतना था और इतना ही है आज भी, तो इससे क्या होगा, क्या इंपैक्ट पड़ेगा, अब देश में डिमांड ज्यादा है और सप्लाई पीछे से बढ़ ही नहीं रही और बढ़ भी नहीं सकती, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन, इससे देश में महंगाई आ जाएगी, जिसको मैं बोल देती हूँ इन्फ्लेशनरी गैप, क्या बोल देती हूँ मेरे बच्चे, इन्फ्लेशनरी गैप बोल देती हूँ, क्या बोल देती हूँ, इन्फ्लेशनरी गैप, यानी देश में क्या आ जाएगी मेरे बच्चे, महंगाई आ जाएगी, क्या आ जाएगी, महंगाई, क्योंकि डिमांड ज्यादा, खरीदने वाले लोग पागल, पीछे से सप्लाई नहीं। अच्छा, इससे एक चीज और इंपैक्ट है जो आपको अच्छे से करना, यानी ध्यान समझना, हमने क्या बात करी, एक्सेस डिमांड से क्या होगा, देश में महंगाई आएगी, यानी हर एक चीज के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है, देश में हर एक चीज के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है, महंगा होगा। अब महंगा होगा तो वर्कर्स क्या डिमांड करेंगे, भाई मेरी तनख्वाहें बढ़ाओ, महंगाई बहुत बढ़ रही है तो वर्कर्स स्ट्राइक पे, धरने में बैठ जाएंगे, हमारी तनख्वाहें बढ़ाओ, हमारी तनख्वाहें बढ़ाओ, हमारी तनख्वाहें बढ़ाओ, ठीक है। अब तनख्वाहें बढ़ाए, अगर नहीं बढ़ाएंगे तो वो धरने में बैठ जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी, काम धंधे बंद हो जाएंगे, तो इस चक्कर में तनख्वाहें बढ़ानी पड़ती है सरकार को, या जो भी ले लो, तनख्वाहें बढ़ती है तो क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट, बनाने के खर्चे बढ़ जाते हैं, उनको तनख्वाहें ज्यादा दे, दिहाड़ियां वगैरह ज्यादा दे, तो बनाने के खर्चे, फैक्टर कॉस्ट ज्यादा। अब मेरा खर्चा, आप खुद सोचो, मेरी फैक्ट्री है, अब मेरा बनाने का खर्चा ज्यादा हो रहा है, तो मैं किससे वसूल करूंगी, कस्टमर से वसूल करूंगी, प्रोडक्ट महंगा करके बेचूंगी, इस चक्कर में प्रोडक्ट का प्राइस फिर से बढ़ जाता है, तो इससे हमारे देश में क्या आती है, वेज प्राइस स्पाइरल की प्रॉब्लम आती है। वेज प्राइस स्पाइरल का मतलब क्या है कि वेजेस बढ़ने से हर एक चीज के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, और ये जो प्रोसेस है, स्पाइरल देखिए, कभी नोटबुक की स्पाइरल बाइंडिंग देखिए, घूमती है वही प्रॉब्लम दोबारा, तो ये प्रॉब्लम घूम फिर के यहाँ से शुरू होती है, दोबारा यहाँ से शुरू होती है, और महंगाई आएगी, और वेजेस की डिमांड ज्यादा, और वेजेस की डिमांड ज्यादा, और खर्चे ज्यादा, तो और प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगी, वेज प्राइस स्पाइरल की प्रॉब्लम जो है हमारे देश में क्या आ जाएगी, आ जाएगी। नेक्स्ट अब फटाफट से इसके कॉन्सिक्वेंसेस की बात करते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है रिजल्ट, यानी एक्सेस डिमांड से देश पे क्या रिजल्ट पड़ रहा है, हमारे इकोनॉमी पे क्या रिजल्ट बढ़ता है, तो तीन उसमें पढ़ेंगे हम, आउटपुट में, एम्प्लॉयमेंट में और प्राइस में। बताइए एक्सेस डिमांड से, बताइए आउटपुट यानी देश में प्रोडक्शन बढ़ रही है कि कम, खुद देखिए, क्या देश में प्रोडक्शन बढ़ रही है कि कम, कुछ भी इंपैक्ट नहीं हो रहा है प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन पहले भी इतनी थी, आज भी इतनी है, क्यों नहीं इंपैक्ट हो रहा है, क्योंकि देश में फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है, यानी देश में कोई भी एक्सेस कैपेसिटी ही नहीं है, यानी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ ही नहीं सकते, जब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ ही नहीं सकते तो देश में प्रोडक्शन बढ़ ही नहीं सकती है, और इस चक्कर में देश में कोई भी आउटपुट में चेंज नहीं आ रहा, एम्प्लॉयमेंट में चेंज नहीं आ रहा है। आप प्लीज स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत आसान लैंग्वेज में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट, क्या एम्प्लॉयमेंट में कोई चेंज आएगा, नहीं आएगा, बिकॉज देयर इज अ फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, कोई भी एक्सेस कैपेसिटी ही नहीं है, पहले भी देश में इतनी ही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज थी, आज भी इतनी बढ़ ही नहीं सकती, क्योंकि देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, कोई भी एक्सेस कैपेसिटी नहीं है, तो एम्प्लॉयमेंट में भी कोई चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट बताइए प्राइसेस में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, प्राइसेस तो बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, आप देख पा रहे हो, इससे क्या होगा, हर एक चीज के प्राइसेस बढ़ेंगे, यानी देश में क्या आ जाएगी, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। नेक्स्ट है बात करते हैं भाई कॉजेज ऑफ एक्सेस डिमांड की, भाई क्या
कारण है जिसकी वजह से एक्सेस डिमांड की सिचुएशन आ रही है, यानी क्या कारण है कि जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ रही है लोगों की। तो सबसे पहला कारण है राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी लोग खर्चा ज्यादा करना चाह रहे। पहले राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब है कि लोग ज्यादा खर्चा करना चाह रहे हैं, और ज्यादा खर्चा करना चाह रहे हैं मतलब जो लोग हैं ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, और ज्यादा डिमांड होने का मतलब क्या है, देश में क्या आ रही है, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन आ रही है। नेक्स्ट है रिडक्शन इन टैक्सेस, सरकार ने टैक्सेस कम कर दिए तो सस्ता हो गया प्रोडक्ट, सस्ता हो गया प्रोडक्ट, तो मैं क्या करूंगी, मेरी डिमांड बढ़ेगी, सस्ता हो गया, डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी यानी एक्सेस डिमांड की सिचुएशन आ जाएगी। इंक्रीज इन इनकम, पैसा पैसा पैसा, इनकम बढ़ेगी तो मेरे खर्चे ज्यादा बढ़ेंगे, ऑब्वियसली बात है, पैसा ज्यादा है तो मैं डिमांड ज्यादा करूंगी तो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन। नेक्स्ट इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, हमारे देश की सरकार बहुत खर्चा कर रही है, रोड्स बना रही है, रेलवे, डैम, स्कूल, ब्रिजेस, हॉस्पिटल वगैरह वगैरह वगैरह, यानी देश में बहुत खर्चा कर रही है। अब देश में खर्चा कर रही है तो घूम फिर के वो पैसा किस में आएगा, देश में आएगा यानी लोगों के हाथों में आएगा, लोगों के हाथों में पैसा आएगा तो लोग खर्चेंगे उस पैसे को, मनी को खर्चेंगे यानी डिमांड करेंगे यानी एक्सेस डिमांड की सिचुएशन। नेक्स्ट फॉल इन इंपोर्ट्स का मतलब हम बाहर की कंट्री से नहीं खरीद रहे, अपने देश में प्रोडक्शन करके अपने देश के प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हैं, बाहर की कंट्री से नहीं खरीद रहे, अपने देश के प्रोडक्ट खरीद रहे, यानी हमारे देश की प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, यानी एक्सेस डिमांड। नेक्स्ट है इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, यानी बाहर की कंट्री में सामान बेच रहे, यानी हमारे प्रोडक्ट की डिमांड सिर्फ हमारे देश में नहीं बढ़ी, बाहर की कंट्री बढ़ी, यानी हमारे देश के प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ी, यानी देश में एक्सेस डिमांड की सिचुएशन आ गई। नेक्स्ट है डेफिसिट फाइनेंसिंग, डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब है ऐसी सिचुएशन जब गवर्नमेंट खर्चे ज्यादा कर रही है एज कंपेयर टू गवर्नमेंट के पास पैसा कम, ठीक है। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट के पास पैसे की कमी है, ठीक है, यानी गवर्नमेंट खर्चे ज्यादा कर रही है और गवर्नमेंट के पास पैसे की कमी है। इस चक्कर में गवर्नमेंट क्या करती है, आरबीआई से उधार लेती है, या फिर कई बार बाहर की कंट्री से पैसा उधार लेती है, क्योंकि देश में तो खर्चे करने हैं, रोड बनानी है, रेलवे बनानी है, डैम बनाने हैं, स्कूल बनाने हैं, ब्रिजेस बनाने हैं, हॉस्पिटल बनाने हैं, देश में ग्रोथ करनी है, देश में डेवलपमेंट करनी है, देश का जीडीपी बढ़ाना है, ठीक है। अब गवर्नमेंट के खर्चे ज्यादा है, गवर्नमेंट के पास पैसे की कमी है, तो बाहर की कंट्री से कई बार उधारा लेती है, बोरिंग्स करती है, आरबीआई से पैसा उधारा लेती है, बोरिंग्स करती है। अब उधारा ले रही है तो लगाएगी कहाँ, देश में लगाएगी, अब देश में लगा रही है तो घूम फिर के पैसा देश में आ रहा है, मतलब देश के लोगों के पास आ रहा है, देश में लोगों यानी आम जनता के पास पैसा आ रहा है, देश के लोगों के पास पैसा आ रहा है, तो लोग क्या करेंगे, डिमांड करेंगे यानी एक्सेस डिमांड की सिचुएशन आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे बच्चे जो अगला टॉपिक है वो है आपका डेफिसिट डिमांड, क्या होता है, जिसको हम बोल देते हैं अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट या इक्विलिब्रियम लेवल या फिर डिफ्लेशनरी गैप भी बोलते हैं। हमें पता है हमारी इकोनॉमी कब इक्विलिब्रियम में होगी, जब एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। डेफिसिट डिमांड का मतलब है डिमांड कम है, सप्लाई बहुत ज्यादा है, यानी ये वाली सिचुएशन, ठीक है। डिमांड कम है देश में लेकिन सप्लाई बहुत ज्यादा है, प्रोड्यूसर ने मतलब बहुत ज्यादा अनवांटेड स्टॉक पड़ा हुआ है, बिना बात का स्टॉक भर रखा है गोदामों में, फैक्ट्री में, एक सप्लाई बहुत ज्यादा है लेकिन डिमांड लोगों की क्या है, बहुत कम है। कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, ये याद रखना कि देश में फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ऐसे लोग जो काम करना चाहते हैं, उनको काम आता भी है और वो काम कर भी रहे, दे आर वर्किंग, दे आर गेटिंग वर्क, उनके पास काम है। देश में फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन यानी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देश में नहीं बढ़ सकती है, और क्योंकि देश में कोई भी एक्सेस कैपेसिटी नहीं है, यानी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं बढ़ सकती है देश में, क्योंकि देश में क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है। इसका एक डायग्राम देखते हैं, फटाफट से देख लीजिएगा, फटाफट से, ठीक है। अब थोड़ा सबका ध्यान यही होना चाहिए, मैं शॉर्ट फॉर्म्स लिख रही हूँ लेकिन आप पूरा लिखना, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, आपने पूरा लिखना है। यहाँ क्या आ जाएगा, इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट और जीडीपी। आपको पता ही दिया है चारों चीजें एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है, आपको पता होगा क्यों रिलेटेड है। जितनी ज्यादा देश में प्रोडक्शन उतना ज्यादा लोगों के पास काम, जितना ज्यादा लोगों के पास काम उतना देश में पैसा, जितनी प्रोडक्शन देश में उतने ही, जितनी ज्यादा देश में प्रोडक्शन उतना ज्यादा देश का जीडीपी बढ़ेगा। अब हमें पता है जनरली वैसे तो एग्रीगेट सप्लाई हमारी यानी ये जो है हमारी ऐसे बनती है, लेकिन हमने क्या बोली, देश में फुल एम्प्लॉयमेंट है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं बढ़ेगी, देश में नहीं बढ़ेगी यानी देश में प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी। प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी मतलब क्या है, प्रोडक्शन नहीं बढ़ रही मतलब देश में सप्लाई नहीं बढ़ रही, और सप्लाई नहीं बढ़ रही मतलब आपकी जो सप्लाई है बढ़ते एक टाइम के बाद क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि देश में प्रोडक्शन नहीं बढ़ रही तो सप्लाई नहीं बढ़ रही, ठीक है। ये आपका ये अच्छा वाई भी लिख लो, वाई इक्वल टू ए लिख लो, जो मर्जी लिख लो, ठीक है। ये आपकी क्या है, एग्रीगेट डिमांड, इनिशियल एग्रीगेट डिमांड। ये क्या आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट, यानी ये उसको हम बोल देते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल बोलो, इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलो, कुछ मर्जी बोलो। दिस इज द सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल की देश में फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है। ये क्या आपका, ठीक है, ये ओवाई इज द
इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, जीडीपी, यानी देश में इतनी प्रोडक्शन हो रही है, देश में इतने लोगों के पास काम है, इतना पैसा, और देश का जीडीपी भी कितना है, इतना। अब हमने क्या बोला, डेफिशिट डिमांड की सिचुएशन है। डेफिशिट डिमांड का मतलब डिमांड कम है, डिमांड कम है, यानी नीचे बना दे, डिमांड कम है। तो अब कहां पे टच हो रही है, ये आपका एएस, ये आपका एडी, यानी यहां पे टच हो रही है, ठीक है, E1। दिस इज योर न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, जिसको मैं क्या बोल सकती हूँ, अंडर बोलो, अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल, इक्विलिब्रियम पॉइंट कुछ बोल सकती हूँ, क्योंकि फुल के अंडर बन रहा है, नीचे बन रहा है, फुल के नीचे बन रहा है यानी अंडर बन रहा है, तो इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल भी बोल सकती हूँ। डिफ्लेशनरी गैप क्यों बोला जाता है समझाऊंगी। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक है। अब न्यू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, जीडीपी देख पा रहे हो कितना है, ये देख पा रहे हो, सब कुछ कम हुआ, क्योंकि देश में देखो सीधी सी बात है, डिमांड कम है। मैंने बोला फुल एम्प्लॉयमेंट है, यानी एम्प्लॉयमेंट बढ़ नहीं सकती लेकिन कम तो हो सकती है, प्रोडक्शन बढ़ नहीं सकती लेकिन कम तो हो सकती है, बढ़ नहीं सकती, ये बोला। फुल एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ सकती, देश में प्रोडक्शन बढ़ नहीं सकती। लेकिन अगर आप यहाँ देखो, ये आपका क्या है, देश में डिमांड कम है लेकिन सप्लाई ज्यादा है, डेफिशिट डिमांड की सिचुएशन है, या क्या आपकी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल की सिचुएशन। तो अगर आप देख पा रहे हो देश में डिमांड कम है, अगर डिमांड कम है तो देश में प्रोडक्शन क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। प्रोडक्शन कम हो रही है तो लोगों के पास काम धंधे क्या आ रही है, कम, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देश में कम होगी, ठीक है। ओवाई से ओवरमेंट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम होगी तो देश में पैसा भी क्या हो रहा है, कम। देश में प्रोडक्शन कम हो रही है तो देश का जीडीपी भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, फ्रॉम ओवाई से ओवाई वन। यहाँ तक क्लियर है सबको, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। ये आपकी डेफिशिट डिमांड की सिचुएशन, ये आपका अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल है। आप देख पा रहे हो हर एक चीज कम हो रही है, बढ़ नहीं सकती लेकिन कम हो रही है, यानी देश में प्रोडक्शन भी कम हो रही है, देश में एम्प्लॉयमेंट भी कम हो रही है, देश में पैसा भी कम हो रहा है, देश का जीडीपी भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब आप मुझे खुद बताइए देश में क्या है, क्या सिचुएशन थी, ये वाली सिचुएशन है, डिमांड कम है ना, क्या है, डिमांड कम है, सप्लाई बहुत ज्यादा है, यानी अनवांटेड स्टॉक है। अब सप्लायर कहेगा, अब सप्लायर क्या करेगा, कुछ टाइम तक तो प्रोडक्शन नहीं करेगा, वो कहेगा भाई मेरा स्टॉक खराब हो जाएगा, तो देश में क्या आ जाएगी, डिफ्लेशन आ जाएगी। अब देखो डिमांड कम, सप्लाई ज्यादा, तो हर एक चीज के दाम गिर जाएंगे, डिमांड, खरीद ही नहीं रहा कोई लोग, खराब हो जाएगा वो प्रोडक्ट, समझ लो, सप्लाई बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा वेयर हाउस गोडाउनों में माल भर भर के रखा है, तो खराब हो जाएगा एक टाइम के बाद, ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगी, उसका दाम कम कर दूंगी, भाई कैसे मर्जी बिक जाए, बस लोग डिमांड कर ले या लोग खरीद ले, है ना। तो हर एक चीज के दाम जो है वो गिर जाएंगे, यानी जो गैप देख पा रहे हो आप इन दोनों का, डिमांड कम होने की वजह से देश में क्या आ जाएगी, डिफ्लेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी, जिसको मैं बोल देती हूँ डिफ्लेशनरी गैप। क्या बोल देती हूँ, डिफ्लेशनरी गैप बोल देती हूँ, क्या बोल देती हूँ, डिफ्लेशनरी गैप, यानी देश में क्या आ जाएगी, मंदी आ जाएगी। अच्छा, जो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें क्या आता था, वेज प्राइस स्पाइरल की एक्सेस डिमांड में। यहां पे एक प्रॉब्लम आती है, लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप की सिचुएशन। ट्रैप का मतलब एक जाल में फंस जाना, लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप का मतलब है कि हमारी इकोनॉमी गिर जाएगी, यानी एक ऐसे जाल में फंस जाएगी, देश का जीडीपी गिर जाएगा, देश में ग्रोथ नहीं होगी, बिल्कुल देश की इकोनॉमी, लो लेवल इक्विलिब्रियम का मतलब है देश गिर जाएगा, यानी मतलब समझ रहे हो, देश में ग्रोथ नहीं होना, ऐसी सिचुएशन हो जाना, वो होते हैं लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप की सिचुएशन आ जाएगी। और क्यों आ जाएगी, क्योंकि हमने बात करी कि डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा, यानी बहुत ज्यादा स्टॉक मैंने भर रखा है, अनवांटेड स्टॉक पड़ा हुआ, बिना बात का इतना स्टॉक पड़ा हुआ है, तो अब इन्वेस्टमेंट क्या करेगा, प्रोड्यूसर कुछ टाइम के लिए कम करेगा, ऑलरेडी बहुत सप्लाई, ऑलरेडी वेयर हाउस गोडाउनों में माल भर भर के रखा हुआ, लोग तो खरीद ही नहीं रहे, तो अब एक प्रोड्यूसर क्या करेगा, फैक्ट्री वाला क्या करेगा, कुछ टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कम करेगा, जिससे देश में क्या हो जाएगी, प्रोडक्शन क्या हो रही है, कम। आप देख पा रहे हो देश में प्रोडक्शन क्या हो रही है, कम। देश में प्रोडक्शन कम तो देश में बेरोजगारी की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, यानी देश में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या हो रही है, कम। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम मतलब लोगों के पास पैसा क्या हो रहा है, कम। लोगों के पास पैसा क्या हो रहा है, कम। देश का जीडीपी क्या हो रहा है, कम, ठीक है। या लिख सकते हैं देश का जीडीपी कम होना, देश में गरीबी आ जाएगी, यानी हमारा देश क्या हो जाएगा, लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप में फंस जाएगा। आप इसकी जगह सीधा लिख दो खाली, देश का जीडीपी कम यानी देश में ग्रोथ कम हो रही है। जीडीपी का मतलब क्या है, देश में ग्रोथ कम हो रही है, और ग्रोथ कम होने का मतलब है हमारी इकोनॉमी लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप में क्या हो जाएगी, फंस जाएगी। यही है, याद रखना, वहां पे वेज प्राइस स्पाइरल की सिचुएशन आती है, यहाँ पे लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप की सिचुएशन होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा अनवांटेड स्टॉक पड़ा हुआ जो मैं चाहती नहीं हूँ, इसलिए वो प्रोड्यूसर कम इन्वेस्टमेंट करेगा, कम पैसा लगाएगा मशीनों में, रॉ मटेरियल में, जिससे देश में प्रोडक्शन कम तो बेरोजगारी आ जाएगी, ठीक है। लोगों के पास पैसा कम मतलब पैसा कम हो जाएगा, प्रोडक्शन कम तो देश का जीडीपी कम, देश में ग्रोथ कम, यानी देश में क्या आ जाएगी, लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप की सिचुएशन आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको बड़े ध्यान से समझना है वो है आपके कॉन्सिक्वेंसेस, यानी रिजल्ट, यानी क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, यानी जब ये वाली सिचुएशन डेफिशिट डिमांड में, डेफिशिट डिमांड मतलब डिमांड कम है,
उससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो 3 इंपैक्ट्स में हम बात करेंगे, हमेशा याद रखना। सबसे पहले आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट और प्राइस। बताइए भाई क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, आउटपुट बढ़ रहा है कम, आउटपुट मतलब प्रोडक्शन, डेफिशिएंट डिमांड है, डिमांड ही नहीं हो रही लोग, तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा अनवांटेड स्टॉक पड़ा है, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, कुछ टाइम तक इन्वेस्टमेंट कम करेगा, मशीनें कम खरीदेगा, रॉ मटेरियल कम करेगा, तो जिससे क्या होगा, देश में प्रोडक्शन देख पा रहे हो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आउटपुट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा कि देश में क्या हो जाएगी, प्रोडक्शन जो है कम हो जाएगी। नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट बताइए क्या पड़ेगा, बताइए। ऑलरेडी देश में प्रोडक्शन कम हो रही है, प्रोडक्शन कम होगी तो देश में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो याद रखना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी देश में कम हो जाएगी, बढ़ नहीं सकती क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट है, एक्सेस कैपेसिटी नहीं है, काम जरूर हो सकती है, याद रखना। नेक्स्ट है प्राइसेस, हर चीज के क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, मंदी पड़ जाएगी, डिफ्लेशनरी गैप की सिचुएशन आ जाएगी, हर एक चीज के प्राइसेस क्या हो जाएंगे, वो गिर जाएंगे और देश में क्या आ जाएगी, डिफ्लेशन आ जाएगी। क्या आ जाएगी मेरे बच्चे, डिफ्लेशन। अब बात करते हैं कि क्या कारण है कि देश में डिमांड लोगों की कम हो रही, क्या कारण है कि एकदम से लोगों की डिमांड कम होगी। तो सबसे पहले रिडक्शन इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब कि लोग खर्चना ही कम चाहते हैं। अब खर्चना कम चाहते हैं यानी लोग डिमांड कम कर रहे हैं, डिमांड कम कर रहे हैं मतलब देश में क्या आ जाएगी, डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन। नेक्स्ट है डिक्रीज इन इनकम, लोगों को पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं तो खर्चूंगी नहीं तो डिमांड नहीं करूंगी तो क्या आ जाएगी, डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन। नेक्स्ट इंक्रीज इन टैक्सेस, सरकार ने टैक्सेस बढ़ा दिए, बहुत सारा इनकम का पोर्शन सरकार को टैक्स की फॉर्म में देना पड़ रहा है, यानी मेरे पास पैसा कम तो मेरी डिमांड कम यानी डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन। नेक्स्ट है डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट बहुत कम खर्चा कर रही है, देश पे बहुत कम खर्चा कर रही है, रोड, रेलवे, डैम, स्कूल, ब्रिजेस, हॉस्पिटल वगैरह वगैरह बहुत कम खर्चा कर रही है देश में। तो देश में लोगों के पास पैसा कम आ रहा है, यानी उनके पास पैसा कम है तो उनकी डिमांड कम तो यानी डेफिसिट की डिमांड की सिचुएशन आ जाएगी। नेक्स्ट है इंक्रीज इन इंपोर्ट, यानी बाहर की कंट्री से बहुत सामान खरीदी, अपने देश का सामान नहीं खरीदी, यानी अपने देश की डिमांड कम, बाहर से खरीद रही हूं, अपने देश का नहीं खरीदी, अपने देश की प्रोडक्ट की डिमांड कम, मतलब हमारे देश में क्या आ जाएगी, डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन। नेक्स्ट है डिक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, यानी हमारे देश का एक्सपोर्ट कम होने का मतलब है हम बाहर की कंट्री में सामान अब कम बेच रहे, किसी भी रीजन से उनको हमारा प्रोडक्ट नहीं अच्छा लगा या कुछ भी, पहले बहुत अच्छी एक्सपोर्ट हो रहा था लेकिन अब एक्सपोर्ट बहुत कम हो रहा है, यानी बाहर की कंट्री में हम एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, यानी बाहर की कंट्री में सामान कम बेच रहे हैं, यानी बाहर के लोग हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कम कर रहे हैं, यानी हमारे देश की प्रोडक्ट की डिमांड कम हो रही है, हमारे देश की प्रोडक्ट की डिमांड कम होने का मतलब देश में क्या आ जाएगी, डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन आ जाएगी। ठीक है, अब ध्यान समझिए, हमें पता है हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कब आएगी, जब देश में क्या होगी, एग्रीगेट डिमांड जो है वो इक्वल टू हो जाएगा एग्रीगेट सप्लाई। लेकिन हमने बात करी कि कई बार एक्सेस डिमांड की सिचुएशन आ जाती है, कई बार डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन आ जाती है, लेकिन हमारी इकोनॉमी कब स्टेबल रहेगी, जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो। हमारी इकोनॉमी कब स्टेबल रहेगी, स्टेबिलिटी, स्थिरता कब रहेगी, जब एडी इक्वल टू एएस है, ना ही एक्सेस डिमांड अच्छी है ना ही डेफिसिट डिमांड अच्छी है, देश में क्या होना चाहिए, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वालिटी होनी चाहिए, देयर शुड बी इक्वालिटी बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। तो इसके लिए दो पॉलिसीज या फिर इसको मैं दो मेजर्स बोल देती हूँ, दो मेजर्स निकाले गए, ठीक है, ताकि देश में क्या है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो, यानी ना ही देश में एक्सेस डिमांड हो ना ही देश में डेफिसिट डिमांड हो। इसके लिए दो मेजर्स निकाले गए, पहला मेजर है फिस्कल पॉलिसी या फिस्कल मेजर, जो मर्जी बात करो, दो पॉलिसीज निकाली गई, एक है फिस्कल पॉलिसी और दूसरा है मेरे बच्चे मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी कौन सी पॉलिसी होती है, जो गवर्नमेंट के द्वारा होती है, जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स और गवर्नमेंट के रिवेन्यू से रिलेटेड होती है। तो फिस्कल पॉलिसी किससे रिलेटेड है, गवर्नमेंट की रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है, सरकार के रिवेन्यू मतलब कहां से गवर्नमेंट का पैसा आ रहा है, एक्सपेंडिचर मतलब कहां का गवर्नमेंट खर्च कर रही है। ठीक है, आप ध्यान समझिए, इसी को फिस्कल पॉलिसी को एक और नेम भी होता है, इसको हम बजट पॉलिसी, बजटरी पॉलिसी भी बोला जाता है, याद रखिए, इसको हम बजटरी पॉलिसी भी कहते हैं। और मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, देश में स्टेबिलिटी लेके आना, इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाने का मतलब क्या समझाती हूँ। देखो हम चाहते हैं कि देश में एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो, यानी देश में स्टेबिलिटी हो, नहीं एक्सेस डिमांड अच्छी नहीं डेफिसिट डिमांड अच्छी। तो उस सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या करेगा, गवर्नमेंट अपने खर्चे को बढ़ाएगा कम करेगा, या फिर बहुत सारे रिवेन्यूज के सोर्सेज है, रिवेन्यूज को बढ़ाएगा कम करेगा, क्या करेगा जिससे देश में क्या है, स्टेबिलिटी है। एक एक करके समझेंगे, टेंशन मत लीजिए, ध्यान समझिए। फिस्कल पॉलिसी किससे रिलेटेड होती है, मैंने बोला गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होती है और गवर्नमेंट के रिवेन्यू से रिलेटेड होती है। तो इसीलिए इसके चार कंपोनेंट्स है, पहला गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट बहुत सारे खर्चे करती है, रोड, रेलवे, डैम, स्कूल, ब्रिजेस, डिफेंस गुड्स पे लोगों की सैलरी देना, वेजेस देना, पेंशनें देना, पता नहीं कितना कितना खर्चा करती है देश में ग्रोथ लाने के लिए, देश में डेवलपमेंट लाने के लिए, देश में तरक्की करने के लिए, देश मतलब गवर्नमेंट बहुत खर्चे करती है। ठीक है, अब ये तो हो गया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब रिवेन्यूज का कौन कौन से सोर्सेज है, तो तीन है,
जहाँ बात करिए गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से मिलता है, टैक्सेस की फॉर्म में गवर्नमेंट के पास पैसा आता है। दूसरा पब्लिक बोरिंग्स या फिर पब्लिक डेट का मतलब है आम जनता से कई बार पैसा उधार लेती है तो गवर्नमेंट के पास पैसा आता है। पब्लिक बोरिंग्स मतलब आम जनता से पैसा उधार ले रही है, यानी देश की जो पब्लिक है उनसे पैसा उधार ले रही है। और तीसरा है आपका नेक्स्ट है आपका बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई का मतलब है आरबीआई से पैसा उधार ले रही है, आरबीआई को बोल रही है चल भाई नोट छाप, और आरबीआई से पैसा उधार ले रही है तो गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है यानी रेवेन्यू बढ़ रहा है। तो जो फिस्कल पॉलिसी वो गवर्नमेंट के खर्चे और गवर्नमेंट के रेवेन्यू से रिलेटेड, पहला गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर वाला ये और रेवेन्यूज में तीनों ही आ रहे हैं। आप बताइए, अब एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले जो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से हम शुरू करते हैं। देखिए गवर्नमेंट क्या चाहती है देश में, स्टेबिलिटी लाना। हमने ये बात करी गवर्नमेंट क्या चाहती है देश में, स्टेबिलिटी लाना। स्टेबिलिटी कब होगी, जब एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई होगी। लेकिन ना ही एक्सेस डिमांड अच्छी है ना ही डेफिसिट डिमांड अच्छी है। अगर लेट्स से देश में मान लो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन आ रही तो उस टाइम पे गवर्नमेंट क्या करेगी। अगर मान लो देश में डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन आ रही तो उस सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या करेगी, हम यहाँ बात करें। देखिए भाई गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब है गवर्नमेंट बहुत ज्यादा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मतलब जो गवर्नमेंट खर्चे करती है। हमने बात करी रोड, रेलवे, डैम, स्कूल, ब्रिजेस वगैरह वगैरह जो गवर्नमेंट खर्चे करती है देश में ग्रोथ लाने के लिए, देश में डेवलपमेंट लाने के लिए जो खर्चे करती है। अब आप बताइए एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड का मतलब क्या है, डिमांड बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू सप्लाई, यानी लोगों की डिमांड बहुत ज्यादा है। डिमांड ज्यादा मतलब क्यों डिमांड ज्यादा, क्यों खरीद रहे हैं, अरे पैसा ज्यादा है भाई, लोगों के पास बहुत पैसा है तो गवर्नमेंट कहती है बहुत पैसा है लोगों के पास तो पैसा क्यों देना लोगों को, तो गवर्नमेंट उस सिचुएशन में खर्चे कम करेगी। रोड, रेलवे, डैम, स्कूल, ब्रिजेस, हॉस्पिटल, ये वो जो भी खर्चे करती है देश में ग्रोथ लाने के लिए वो कम करेगी। क्यों कम करेगी, ताकि लोगों के पास पैसा कम आए। लोगों के पास पैसा कम आए यानी देश में मनी की सप्लाई कम, देश में लोगों के पास पैसा कम है तो लोगों की परचेसिंग पावर कम, परचेसिंग पावर कम मतलब खरीदने की क्षमता कम मतलब लोगों की डिमांड कम, क्योंकि पहले क्या थी डिमांड ज्यादा थी, अब धीरे धीरे क्या होगी, ये देखिए दिस इज इक्विलिब्रियम की सिचुएशन, ठीक है। अब एक्सेस डिमांड थी, धीरे धीरे क्या होगा जब लोगों की डिमांड कम तो क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी की सिचुएशन आ जाएगी, यानी एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई की सिचुएशन आ जाएगी, यानी इकोनॉमी में क्या आ जाएगी, स्टेबिलिटी आ जाएगी। नेक्स्ट दूसरी तरफ बात करें डेफिसिट डिमांड का मतलब क्या है, यानी ये वाली सिचुएशन, डिमांड कम सप्लाई ज्यादा, डिमांड ही नहीं है, लोग खरीद नहीं रहे, क्यों नहीं खरीदे, पैसा नहीं, देश में लोगों के पास पैसे की कमी तो गवर्नमेंट कहती है दो पैसा लोगों को, खर्चे करो देश में, रोड बनाएगी, रेलवे बनाएगी, स्कूल, डैम, ब्रिजेस, पता नहीं क्या क्या खर्चे करेगी ताकि लोगों के पास पैसा आए, यानी देश में मनी की सप्लाई बढ़े। देश में लोगों के पास पैसा होगा तो खरीदने की क्षमता बढ़ेगी, खरीदने की क्षमता बढ़ेगी तो लोगों की डिमांड बढ़ेगी। दिस इज स्टेबिलिटी, दिस इज एडी इक्वल टू एस की सिचुएशन, दिस इज डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन। धीरे डिमांड बढ़ रही है तो क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन आ जाएगी, यानी देश में इक्वालिटी आ जाएगी, मतलब देश में एक इक्विलिब्रियम की सिचुएशन आ जाएगी, यानी देश में स्टेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे बच्चे टैक्सेस, ठीक है। अब ये रिवेन्यूज की बात करें, टैक्सेस क्या होते हैं, जो हमें एक आम जनता को, जो गवर्नमेंट को, सरकार को टैक्स की फॉर्म में पैसा देना पड़ता है, अपनी इनकम का जो हम टैक्स की फॉर्म में देते हैं, ठीक। अब हमें पता है देश में स्टेबिलिटी लानी है तो ये सिचुएशन होनी चाहिए। अगर मान लो देश में ये वाली सिचुएशन, यानी डिमांड ज्यादा है, लोग बहुत खरीद रहे, क्यों खरीद रहे, अरे लोगों के पास पैसा ज्यादा, सरकार कहती है पैसा ज्यादा, निकाल लोगों की जेबों से पैसा, सरकार क्या कर देगी, टैक्स बढ़ा देगी। अब टैक्स बढ़ा देगी तो मुझे ज्यादा पैसा सरकार को देना पड़ रहा है, तो मेरे पास पैसा कम, मेरी इनकम कम, मेरे पास पैसा कम तो मेरी डिमांड, ऑब्वियसली मेरे पास पैसा कम, यानी देश में मनी की सप्लाई क्या हो जाएगी, कम। देखो सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया तो सरकार के पास टैक्स की फॉर्म में गया, मेरे पास पैसा कम, यानी देश में मनी की सप्लाई कम, लोगों के पास पैसा कम तो लोगों की खरीदने की क्षमता कम, डिमांड कम। दिस इज स्टेबिलिटी की सिचुएशन, दिस इज एक्सेस डिमांड की सिचुएशन। जब डिमांड बहुत ज्यादा थी, डिमांड कम, यानी देश में क्या आ जाएगी, स्टेबिलिटी की सिचुएशन आ जाएगी। नेक्स्ट है डेफिसिट डिमांड, मतलब डिमांड बहुत कम है, डिमांड ही नहीं है, क्यों नहीं है, पैसा नहीं है लोगों के पास। डिमांड कम होने का कारण क्या है, पैसा नहीं है, गवर्नमेंट कहती है दो पैसा, तो गवर्नमेंट उस सिचुएशन में टैक्सेस को कम कर देगा, मुझे कम देना पड़ रहा है गवर्नमेंट को, मेरे पास पैसा ज्यादा, यानी मनी की सप्लाई देश में ज्यादा, लोगों के पास पैसा ज्यादा, लोग क्या करेंगे, लोगों की खरीदने की क्षमता ज्यादा, लोगों की डिमांड ज्यादा, तो दिस इज स्टेबिलिटी, AD इक्वल टू AS की सिचुएशन, इक्विलिब्रियम सिचुएशन। दिस इज डेफिसिट डिमांड, धीरे डिमांड बढ़ेगी तो देश में क्या आ जाएगी, स्टेबिलिटी। चलिए जी, अब तीसरा क्या है, रेवेन्यू का सोर्स, पब्लिक बोरिंग्स या फिर पब्लिक डेट। पब्लिक बोरिंग मतलब आम जनता से पैसा उधार ले रही है, पब्लिक डेट का मतलब कर्जा, किससे ले रही है, आम जनता से कर्जा ले रही है, यानी आम जनता से पैसा उधार ले रही है, ठीक है। अब देश में क्या लानी है, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन कहाँ होती है, देश में स्टेबिलिटी कब होगी, जब ये वाली सिचुएशन होगी। अब एक्सेस डिमांड में तो डिमांड ज्यादा,
डिमांड ज्यादा है। डिमांड क्यों ज्यादा है? लोगों के पास पैसा ज्यादा है। सरकार कहती पैसा ज्यादा है, निकालो लोगों के पास से पैसा, बहुत पैसा दबा के रखा हुआ है, निकालो लोगों की जेबों से पैसा। तो सरकार लोगों से उधारा ज्यादा लेने लग जाएगी, आम जनता से पैसा उधार लेगी, तो आम जनता के पास पैसा कम, यानी देश में मनी की सप्लाई कम, मनी की सप्लाई कम, तो लोगों के पास पैसा कम, तो लोगों की खरीदने की क्षमता कम, खरीदने की क्षमता कम मतलब डिमांड कम। दिस इज इक्विलिब्रियम की सिचुएशन, यानी स्टेबिलिटी वाली सिचुएशन है। ठीक है, दिस इज क्या है? एक्सेस डिमांड की सिचुएशन। जब धीरे 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 डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो क्या हो जाएगी? स्टेबिलिटी। चलिए नेक्स्ट है डेफिसिट डिमांड। डिमांड कम, क्यों कम है? पैसा नहीं। सरकार कहती पैसा नहीं तो दो यार, दो यार। क्यों आम जनता से उधार ज्यादा लेने? जब पैसा नहीं तो क्यों हम उनसे उधार ले? तो वो सिचुएशन में वो आम जनता से पैसा कम उधार लेगी, कम उधार लेगी, तो यानी आम जनता के पास पैसा ज्यादा, आम जनता के पास पैसा ज्यादा तो उनकी खरीदने की क्षमता ज्यादा, खरीदने की क्षमता ज्यादा तो डिमांड ज्यादा। दिस इज स्टेबिलिटी की सिचुएशन। द देश में डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन है, तो धीरे 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 डिमांड बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, तो क्या आ जाएगी? क्या आ जाएगी? स्टेबिलिटी की सिचुएशन। चलिए जी नेक्स्ट क्या है मेरे बच्चे? बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई। बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई का मतलब क्या है? ध्यान समझिए कि यहां पे क्या कर रही है सरकार, किससे पैसा उधार ले रही है? आरबीआई से। पता ना, जिसके पास नोट छापने की मशीन है उससे पैसा उधार ले रही है। ठीक है, तो अब ध्यान से समझिए देश में स्टेबिलिटी की सिचुएशन क्या है? यहाँ पहुंचना कहाँ है? यहाँ पे अगर मान लो देश में ये सिचुएशन है, यानी देश में क्या डिमांड ज्यादा है। डिमांड ज्यादा होने का मतलब क्या है? क्यों डिमांड ज्यादा? क्यों खरीदेंगे लोग ज्यादा? लोगों के पास पैसा ज्यादा, पैसा ज्यादा। अब सरकार ये देखती है पैसा ज्यादा है तो क्यों दे देश में पैसा और? जब लोगों के पास ऑलरेडी बहुत पैसा तो क्यों हम लोगों को और पैसा दे? तो सर उस टाइम आरबीआई से, यानी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वहां से पैसा कम उधार लेगी। उसको कहेगी कम नोट छाप, कम नोट छाप, बहुत छाप रही है, बहुत पैसा लोगों के पास, कम नोट छाप। तो वो कहेगी कम नोट छाप, यानी उनसे पैसा कम उधार लेगी। कम उधार लेगी तो देश पे पैसा कम लगाएगी, देश पे पैसा कम लगाएगी, यानी आम जनता के पास पैसा कम, आम जनता के पास पैसा कम, सीधी सी बात है। तो लोगों की परचेसिंग पावर कम, खरीदने की क्षमता कम, खरीदने की क्षमता कम यानी लोगों की डिमांड कम। दिस इज स्टेबिलिटी। एक्सेस डिमांड ये थी। धीरे धीरे जब लोगों की डिमांड कम होगी तो देश में क्या आ जाएगी? स्टेबिलिटी की सिचुएशन आ जाएगी। ऑलरेडी बहुत पैसा है, डिमांड ज्यादा करने में ऑलरेडी बहुत पैसा, तो सरकार कहती है ऑलरेडी पैसा ज्यादा है, क्यों देना लोगों को पैसा? क्यों देना उनको? और पैसा ऑलरेडी बहुत दबा रखा है लोगों ने, तो आरबीआई कम नोट छाप, बहुत ऑलरेडी बहुत पैसा उनके पास, कम नोट छाप। कम नोट छापेगी वो तो उनसे कम लेगी पैसा, कम लेगी तो देश पे कम लगाएगी, देश पे कम लगाएगी तो उनके पास पैसा कम आएगा आम जनता के पास। आम जनता के पास पैसा ही नहीं है तो ऑब्वियसली आम जनता के पास पैसा नहीं है तो देश में मनी की सप्लाई कम, देश में पैसा कम तो लोगों की खरीदने की क्षमता कम, खरीदने की क्षमता कम, डिमांड कम, डिमांड कम। तो चल नेक्स्ट है मेरे बच्चे डेफिसिट डिमांड। डेफिसिट डिमांड मतलब क्या है? डिमांड ही नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रही? पैसा नहीं, सरकार के पैसा दो, पैसा आरबीआई का क्या? बहुत पैसा नहीं है भाई, बहुत गरीबी बढ़ रही है देश में, पैसा नहीं है लोगों के पास, डिमांड बहुत कम करे, नोट छाप। वो नोट छापेगी, किसको देगी? गवर्नमेंट को देगी, गवर्नमेंट को देगी। सरकार क्या करेगी? देश पे पैसा लगाएगी, देश में पैसा लगाएगी तो देश में लोगों के पास पैसा आएगा, देश में लोगों के पास पैसा आएगा तो लोगों की डिमांड बढ़ेगी। वही सारी सिचुएशन है, तो एक बार देख लो। तो इस सिचुएशन आरबीआई से ज्यादा उधार लेगी, ज्यादा देश में लगाएगी, ज्यादा देश में लगाएगी, देश में लोगों का पैसा ज्यादा, लोगों का पैसा ज्यादा तो खरीदने की क्षमता ज्यादा, खरीदने की क्षमता ज्यादा तो लोगों की डिमांड क्या हो जाएगी? ज्यादा। दिस इज स्टेबिलिटी की सिचुएशन, दिस इज डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन। जब डिमांड बहुत कम थी, धीरे 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 डिमांड बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, तो क्या आ जाएगी? देश में क्या आ जाएगी? स्टेबिलिटी की सिचुएशन आ जाएगी, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन आ जाएगी। ठीक है, तो भाई यही हम बात कर रहे थे कि भाई फिस्कल पॉलिसीज क्या है बेटा? फिस्कल पॉलिसी जो गवर्नमेंट के खर्चे या रेवेन्यू से रिलेटेड होते हैं, जिसको बजटरी पॉलिसी भी कहा जाता है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस पॉलिसी का? गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? देश में स्टेबिलिटी लेके आना और देश में क्या लेके आना? ग्रोथ लेके आना। तो ये दो जो है इसके ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है। स्टेबिलिटी का मतलब है देश में इक्विलिब्रियम की सिचुएशन लेके आना, ना ही एक्सेस डिमांड अच्छी है, ना ही देश में डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन अच्छी है। देश में क्या होना चाहिए? डिमांड शुड बी इक्वल टू सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड शुड बी इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई की सिचुएशन होनी चाहिए, यानी देश में क्या होनी चाहिए? स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, और देश में ग्रोथ लाना भी जो है सरकार का ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट है मेरे बच्चे मॉनेटरी पॉलिसी, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ आपको बैंकिंग वाले चैप्टर में। ठीक है, यहाँ पे मैं उसको डिटेल नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको मीनिंग एक बार थोड़ा सा समझा देती हूँ, बट प्लीज एक बार चलो बाकी हम देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी, जिसको हम मॉनेटरी मेजर भी कहते हैं। मॉनेटरी मतलब मनी से रिलेटेड है। जो आरबीआई फिस्कल पॉलिसी तो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, गवर्नमेंट के खर्चे या गवर्नमेंट के रेवेन्यू से रिलेटेड। मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो आरबीआई से रिलेटेड है कि कब आरबीआई सीआरआर को बढ़ाए, रेपो रेट को बढ़ाए, वगैरह वगैरह वगैरह, जो हमने लास्ट चैप्टर बैंकिंग में पढ़ा भी था। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का आपको बताया था, इन्फ्लेशन में कब करती है, डिफ्लेशन में। इन्फ्लेशन का मतलब ही क्या होता है? महंगाई बढ़ रही। क्यों महंगाई बढ़ रही है? यानी एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है। महंगाई क्यों बढ़ रही है? क्योंकि लोग डिमांड ज्यादा करें। डिमांड क्यों ज्यादा है? क्योंकि लोगों को पैसा ज्यादा। वही इन्फ्लेशन मतलब वहां पे एक्सेस डिमांड लेना, डिफ्लेशन मतलब वहां पे डेफिसिट डिमांड लेना। ये सारी चीजें मैं आपको
बैंकिंग वाले चैप्टर में बहुत एक एक पॉइंट जो है आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। सो प्लीज ये एक हम माइंड मैपिंग सीरीज है। माइंड मैपिंग का मतलब है आपको एक क्विक रिवीजन दी जा रही है यहाँ पे चैप्टर की, ठीक है। हम एक डिटेल्ड वीडियो भी मैं आपका एक जल्दी शुरू हो जाएगा, शायद दिसंबर के आसपास आपकी एक डिटेल्ड सीरीज भी शुरू हो जाएगी, जो 2-2 3-3 घंटे के जनरली लेक्चर्स रहते हैं, जिसमें हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। वैसे मैंने आपको अभी भी बहुत अच्छे से टॉपिक्स को समझाने की कोशिश करी है, आगे दोबारा भी आएंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो एक बार बस देख लीजिए, मॉनेटरी पॉलिसीज इज दैट पॉलिसी जो करेक्ट करती है सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड, ठीक है। जिससे क्या है, एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, ताकि देश में क्या है स्टेबिलिटी। कैसे किया जाता है? बाय रेगुलेटिंग इंटरेस्ट रेट, यानी जो आरबीआई इंटरेस्ट रेट को बढ़ाए, रेपो रेट का बढ़ाए, रिवर्स रेपो रेट का बढ़ाए या कम करे, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी, कब मनी की सप्लाई, लोन की सप्लाई को बढ़ाए, कब कम करे। तो इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स है, सीआरआर, एसएलआर, एलआरआर, रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मार्जिनल रिक्वायरमेंट, राशनिंग ऑफ क्रेडिट, मोड ऑफ सीजन, ये सारे पॉइंट्स है जो मैंने बैंकिंग वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब बच्चों के दिमाग में ये डाउट आएगा, मैम वहां तो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन था, वहां एक्सेस डिमांड डेफिसिट डिमांड नहीं था। तो एक्सेस इन्फ्लेशन का मतलब वहां पे एक्सेस डिमांड की ही सिचुएशन है, एक बार वीडियो को अच्छे से देखना। डेफिसिट डिमांड का मतलब क्या है? डिफ्लेशन वाली सिचुएशन, ठीक है। आपको पता है ना, एक्सेस डिमांड में ही तो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम आती है, डेफिसिट डिमांड में डिफ्लेशन। तो याद रखिएगा प्लीज, जिन्होंने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज एक बार जाके बैंकिंग वाली वीडियो जरूर देखना। वहां मैंने आपको डिटेल, मतलब डिटेल में क्या, वहां पे भी अच्छे से मैंने प्रॉपर रिवाइज करवा दिए वहां पे जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसीज थी, जो आरबीआई से रिलेटेड पॉलिसी थी, कि कब कैसे मनी की सप्लाई को कंट्रोल करती है आरबीआई, कब मनी की सप्लाई को बढ़ाती है, कब मनी की सप्लाई को कम करती है। बहुत सारे कंपोनेंट्स है जो हम वहां पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बहुत सारे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स जो हमने डिस्कस कर लिए। तो एक बार वहां पे जरूर देखिएगा, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, बट वहां पे जरूर देखिएगा, ठीक है, आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए जी, आई होप मैंने एक क्विक रिवीजन दे दी है आपको चैप्टर की, ठीक है। एंड आई होप आपको चैप्टर की एक क्विक रिवीजन अच्छे से मिल गई होगी, चैप्टर आपको अच्छे से रिवाइज हो गया होगा, ठीक है। सो बस फिर मिलते हैं आपसे जल्द नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय, लव यू ऑल।